शर्मा जी, हम लोग सरकार में सरकारी अधिकारी और नेताओं के लिए हम बार बार बात करते हैं कि जो पैसा मिलता है कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, सरकार जो पैसा खर्च करती है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, इस स्टोरी में जो दो संस्थाओं की जिक्र किया गया, गैर सरकारी संस्थाओं का भी तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर जो आपने तथ्य मुझे बताए हैं वो सही हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है कि पैसा ले लिया और जिस काम के लिए पैसा लिया था उस काम को बिल्कुल नहीं किया। तो इसमें इस समस्या को तीन तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, क्या उसने उन मापदंडों का पालन किया जी। जिनके आधार पर ये पैसा आवंटित होना चाहिए था। अगर मान लो किसी एनजीओ में कैपेसिटी नहीं है काम करने की और उसको आपने पैसा दे दिया तो पैसा डूब जाएगा, ये पैसा डूब गया है। तो एक तो ये देखने की बात है। दूसरा इशू इसका ये है कि अगर जो मान लो मापदंडों पर ये खरा उतरा एनजीओ और पैसा दे दिया, तो फिर ये भी विचार करने की बात, ये स्ट्रेट अवे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स है और उसके लिए भारतीय दंड संहिता में बहुत प्राविधान है। तो अगर जो पैसा 4.5 लाख 2.5 लाख जैसा आप बता रहे हैं उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ है जिस काम के लिए उसको दिया गया था, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये सोचना चाहिए कि क्या आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए। जी। अभी तक जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था वो हम ये सोचते थे और सही सोचते थे तब तक, वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स पे लागू होता था। एनजीओज तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। लेकिन कानून की जो परिभाषा है समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में को पढ़ा था। उसमें इस तरह से था कि सरकार के पैसे को प्राइवेट पार्टियां ले गई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या दी है कि ये पीसी एक्ट के तहत कवर होता है। कहीं ना कहीं राज्य महिला आयोग को, दिल्ली महिला आयोग को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि अगर काम नहीं हुआ तो कैसे ये पैसा जो है या तो वापस आए या फिर इस पैसे का जो मिसयूज हुआ या फिर उसका यूज नहीं हुआ उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करेंगे बरखा सिंह जो है हमारी स्टोरी देखने के बाद एक इस पर एक्शन लेंगी। बहरहाल हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त, हमें दिल्ली से फोन कर रहे हैं, DK भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 22 सितंबर 2008 में एक आरटीआई लगाया एमसीडी को। 22 दिसंबर 22 सितंबर 2008। अच्छा जी। लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, जबकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये नजफगढ़ जोन में ही आता है जी। इन्होंने ट्रांसफर कर दिया चीफ टाउन प्लानर टाउन हॉल जी। वहां में रिमाइंडर भी दिया सर 16 अप्रैल 2009 जी। लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं है। CIC में सेक्शन 18 धारा 18 के तहत अपनी कंप्लेंट दायर करिए और उसके बाद सुनवाई होगी और जो बातें अब हमारे सामने आप फरमा रहे हैं आपको अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा और कमीशन संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी फिक्स करेगा। जी जी, चलिए, एक उम्मीद है कि भारद्वाज जी की जो शंका है उनका समाधान हुआ होगा और शर्मा जी ने जैसा बताया कि सेक्शन 18 RT एक्ट के तहत जो है वो सीधा केंद्रीय सूचना आयुक्त को अपनी बात पहुंचाएं और ज़रूर सुनवाई होगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से। इंदर सिंह जी हमें फ़ोन कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से। इंदर सिंह जी, स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रपति भवन RTI के तहत आता है? राष्ट्रपति भवन। और दूसरा सवाल सर मेरा ऐसा है, मैं सेना भवन पे RTI लगाई थी जी। उन्होंने मेरा पूरा जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं दिया उन्होंने। उत्तर स्पष्ट है और वो ये कि बिल्कुल RTI एक्ट के दायरे में आता है, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति भवन से ही आपको आपकी RTI का उत्तर मिलेगा तो ये ख्याल गलत है, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति भवन सीधा डील नहीं करता है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज डील करती हैं, तो वो कंसर्न मिनिस्ट्री में भेज देगा जैसा भी आपका मामला हो। मिनिस्ट्रीज भी कुछ मामलों को डील नहीं करती हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक कि आपका मामला सीधा राष्ट्रपति भवन से नहीं जुड़ा हुआ हो, राष्ट्रपति भवन में RTI एप्लीकेशन फाइल करना ही गलत है। आप सीधा RTI एप्लीकेशन उस दफ्तर में, उस CPIO के सामने फाइल करिए जो आपके मामले को डील कर रहा है या जिससे आपका मामला जुड़ा हुआ है। इससे समय भी बचेगा और सरकार में कागज़ों की लौटाफेरी भी कम हो जाएगी। तो एक तो बात ये। दूसरा, आपने कहा कि सेना भवन से जो आप उत्तर मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अब संतुष्टि की व्याख्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? एक चीज़ याद रखें
हमारा प्रयास ये रहता है कि अधिकांश से अधिकांश एप्लीकेंट संतुष्ट हों, लेकिन याद रखें कि जो फैसले होते हैं, चाहे वो सीपीआईओ करता है, चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी करता है, चाहे कमीशन करता है, वो कानून के दायरे में करता है, सिर्फ एप्लीकेंट की संतुष्टि के लिए नहीं करता है। इसलिए संतुष्टि की व्याख्या और परिभाषा ये हर केस की फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करेगा और इसका कोई बहुत सीधा उत्तर देना मुश्किल है। इससे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की स्टोरी की तरफ पढ़े। हमें कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश से राकेश कुमार जी फोन कर रहे हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी न्यायालय से भी आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त की जा सकती है? न्यायालय से आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त की जा सकती है। न्यायालय से ये सूचना प्राप्त की जा सकती है कि अगली डेट कब लगेगी, और जो प्रशासनिक मामले हैं न्यायालय से संबंधित, उसके बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय से लेकर सारे उच्च न्यायालय हैं और सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायालय हैं, सब पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। राकेश जी, आप क्या पूछना चाहते हैं न्यायालय से? मैं चाहता हूं कि वहां पर जो मेरा केस लगा हुआ है उसका कहां तक पहुंचा हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता था। ये आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने केस नंबर सो एंड सो, जो उसका नंबर है, फलां तारीख को फाइल किया था, और उसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और अगर पेशी नहीं लगी है तो कब उसकी पेशी लगने वाली है। इतना आप पूछ सकते हैं। बहरहाल आप बात उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की करते हैं। एक छोटा सा लेकिन देश का बहुत एक अहम राज्य है, लेकिन सूचना के अधिकार कानून को लेकर वहां पर बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और बहुत दिलचस्प एक स्टोरी हमारे सामने आई है, वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश के 5 जो सूचना आयुक्त हैं, उन 5 ने एक खत लिखा है केंद्र सरकार को, और उस खत में राज्य के मुख्य सचिव की शिकायत की है, और शिकायत करके ये कहा है कि मुख्य सचिव जो है उनको काम नहीं करने दे रहे हैं और आरटीआई कानून का ठीक से पालन करने में अड़ंगे अटका रहे हैं, और राज्य के मुख्य सचिव ना तो उनको स्टाफ और बाकी चीजें मुहैया करा रहे हैं, और ना ही उनको जो है आरटीआई कानून को लागू करने के लिए जो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हैं वो पूरी कर पा रहे हैं। तो ये 5 जो सूचना आयुक्त हैं, उन सब ने मिलकर मुख्य सचिव की शिकायत की है। बहुत दिलचस्प मामला है, और दिलचस्प इसमें क्या है ये हम आपको बता रहे हैं स्टोरी में। कहते हैं जो दिल्ली से दूर वो दिल से दूर। हालांकि ये कहावत आज कितनी दुरुस्त है ये कहना मुश्किल है, पर केंद्र सरकार के तमाम दावों के बावजूद आज भी देश के दूर दराज और छोटे राज्यों की ये शिकायत बनी हुई है कि दिल्ली अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देती है। और इन राज्यों के आम लोगों को शिकायत है कि दिल्ली के नजरअंदाज करने के चलते उनके प्रदेश में भ्रष्टाचार ज्यादा है। ये शिकायत जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों में ज्यादा है। शायद इसीलिए इन राज्यों में सूचना के अधिकार को प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है, ताकि प्रशासन पारदर्शी हो और लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक। लेकिन उत्तर पूर्व के ही अरुणाचल प्रदेश में सूचना के अधिकार कानून को निष्प्रभावी बनाने की साजिश चल रही है। ये आरोप है राज्य के सूचना आयुक्तों का। आरोप ये भी है कि राज्य के मुख्य सचिव सूचना आयोग के कामकाज में लगातार अड़ंगे लगा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, चूंकि वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, तो उन लोगों को उनकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो उन लोगों को उनका समचुरी अलाउंस, होम अलाउंस, ये अलाउंस, वो फैसिलिटीज़ जो भी सारी चीज़ें हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। तो ये उनकी एक मानसिक दशा दिखाता है उस आईएएस ऑफिसर की, कि उनको ये लगता है कि केवल जो आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उन्हीं को ये मिलना चाहिए, और बाकी लोग, उसमें उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है कि इनको तो ओपन मार्केट से लिया गया था। तो ये बहुत ही दुखदाई और एक कॉलोनियल एटीट्यूड दिखाता है ये इनका चीफ सेक्रेटरी का। अरुणाचल के 5 सूचना आयुक्तों ने केंद्र सरकार को इस मामले में एक खत लिखा है। इस खत में आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव टी बाम ने कई बार कहने के बावजूद आयोग को न तो पूरा स्टाफ उपलब्ध कराया, न अन्य जरूरी सुविधाएं।
हद तो तब हो गई जब मुख्य सचिव ने एक नोट जारी करके पांचों आयुक्तों को ये कहते हुए कोई भी भत्ता देने से इनकार कर दिया कि ये आयुक्त प्रशासनिक या पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अरुणाचल के मुख्य सचिव के इस कदम को बेहद आपत्तिजनक माना है। अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे, उनको तो चीफ सेक्रेटरी को सबसे पहले हटाना चाहिए इस पोजीशन में। इस किस्म का चीफ सेक्रेटरी जो आरटीआई के खिलाफ है, जो कमीशन के खिलाफ है, जो इस किस्म की मेंटालिटी रखता है कि आईएएस अफसर कोई भगवान अलग से बना के पैदा करके भेजते हैं और उनको अलग फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हालांकि फिलहाल इस मामले में अरुणाचल के मुख्य सचिव की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन लगता है कि ये मामला आने वाले समय में तूल जरूर पकड़ेगा। एमएल शर्मा जी, मुख्य सचिव ने कहा है कि इनको जो पांचों सूचना आयुक्त है उनको कोई भत्ता नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब सिविल सर्विस से नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह से कहना है? बाकी राज्यों में तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा। जो चीफ सेक्रेटरी ने अपने नोट में ये लिखा है कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, वो जब रिटायर होके आते हैं तो उनको वही फैसिलिटीज मिलती हैं जो पहले सर्विस में थी। ये इनका टिप्पणी बिल्कुल गलत है। यानी अगर ये कारण ये है कि एक बार रिटायर होने के बाद पुरानी सर्विस से आपका पूरा संबंध टूट जाता है। और दूसरा, वैसे भी देखा जाए, हम सिविल सर्विस में इतने साल रहे हैं तो फ्री बिजली, फ्री पानी और बहुत से अलाउंसेस, सैंक्चुरी अलाउंस, ऐसा हमें कभी नहीं मिला है जी। तो सर्विस में होना या सर्विस में ना होना, फिर उन्होंने लास्ट पैरा में अपने नोट में ये लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश के जितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं ओपन मार्केट से हैं। तो शायद उन्होंने साफ नहीं लिखा, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि चूंकि ये ओपन मार्केट से हैं, इसलिए इनको रिटायर्ड सिविल सर्विस सर्विस से नहीं है, इसलिए इनको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। हालांकि साफ शब्दों में उन्होंने ये नहीं लिखा है और गवर्नमेंट के विवेक के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं इन दो चीजों को अलग अलग करना चाहता हूँ, डीलिंक करना चाहता हूँ। फैसिलिटी देना या ना देना राज्य सरकार के हाथ में है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस ग्राउंड पे मना करना कि आप में से कोई रिटायर्ड आईएएस नहीं है या आईपीएस नहीं है या आईएफएस नहीं है, वो ग्राउंड जो है वो गलत है। पर तो इस मामले में क्या कोई हालांकि ये केंद्र सरकार को भेजा गया है मामला, और इसमें और भी कुछ शिकायतें हैं कि इस खत में कि भाई उनको आरटीआई कानून को लागू करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। क्या इसमें आयोग जो है सहानुभूति पूर्वक, या इसमें आयोग जो है कोई हस्तक्षेप कर सकता है, या उनको मोरल सपोर्ट के तौर पर कुछ? ये आपने बात सही कही है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हर साल भारत के जितने भी इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं उनकी मीटिंग करता है और एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनी हुई है। जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा होती है और फिर जो मिनट्स बनते हैं, नोट्स बनते हैं, रिकमेंडेशंस बनते हैं, वो केंद्रीय सरकार को भी भेजे जाते हैं, राज्य सरकारों को भी भेजे जाते हैं। तो हमदर्दी तो है, हर कमीशन के सामने कुछ ना कुछ समस्या है और हर कमीशन की अपनी अपनी समस्या है। स्टाफ की समस्या सब कमीशंस के सामने है, लेकिन राज्य सरकार को या केंद्र सरकार के पास एक काम तो नहीं है, हजारों काम हैं और पैसा कोई अथाह तो नहीं है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने विवेक से पैसे का आवंटन करती है। तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार को, अरुणाचल सरकार को अपने विवेक से देखनी पड़ेंगी, क्या देना है क्या नहीं देना है, उन अपने विवेक से उसका फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि आप अब ये विषय मेरे ध्यान में आ गया है तो मैं आपसे इसकी प्रतिलिपि लूंगा और अगली जो हमारी मीटिंग होगी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा और हमारी सहानुभूति हमेशा अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बड़ा आश्वासन जो है हमारे माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के जो सूचना आयुक्त है उनको दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले का जरूर कोई ना कोई तार्किक परिणति तक जरूर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए एमएल शर्मा जी, और आपने सब कॉलर्स का भी जवाब दिए और हमने हमारी स्टोरीज में भी टिप्पणी की, और साथ साथ आपने अरुणाचल प्रदेश के जो सूचना आयुक्त हैं उनका मामला आपने उठाने के लिए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी शुक्रिया। तो जानने का हक में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947, यानी 23386947। दिल्ली का एसटीडी कोड 011011 जरूर लगा लीजिएगा। बहरहाल आज फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।